हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फॉर स्टडी। आज के इस वीडियो में हिस्ट्री सेगमेंट का ये तीसरा वीडियो होगा, तीसरा पार्ट होगा, जिसमें मुख्य रूप से मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत को एक्सप्लेन करूंगा। एंशिएंट और मिडिएवल यानी कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, उसका मास्टर वीडियो पे जरूर आप विजिट करें। और इसका तीसरा जो सेगमेंट है आधुनिक भारत का, उसको मैं आज कंप्लीट करवा दूंगा। इस तरह से तीनों सीरीज कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट हिस्ट्री का मास्टर वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा ये जो सीरीज है आधुनिक भारत का, उसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति को दूसरा नाम है सिपोई मुटिनी या फिर सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो विद्रोह था वो मुख्य रूप से सिपाहियों के द्वारा या सैनिकों के द्वारा लड़ा गया था, इसीलिए इसे सिपाही विद्रोह कहते हैं। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उस समय 1857 की जो क्रांति थी एक पूरी तरह से अगर वेल ऑर्गेनाइज्ड रूप में अगर आती तो हो सकता था कि उसी समय अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ता। ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास में 1857 का जो विद्रोह है वो बहुत ही विशिष्ट महत्व रखता है। इसको इसलिए महत्व रखता है क्योंकि इसे प्रथम संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी इस विद्रोह को जाना जाता है। और भारत में विद्रोह की जो शुरुआत थी, ठीक है, वो इसी विद्रोह के साथ स्टार्ट होती है। मुख्य कारण इसका क्या था? तो चर्बी लगा हुआ एक कारतूस था, उसका प्रयोग। ठीक है, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था। ध्यान रखिएगा, पहले जो राइफल था वो ब्रॉन बेस था, उसके बाद एनफील्ड राइफल जो था वो आता है। तो एनफील्ड राइफल में यूज़ किया जाता है एक ऐसा कारतूस जिसको लगाने से पूर्व उसको दांत से खींचना रहता है और उस पर लेप लगा हुआ रहता था गाय और सुअरों का, जिससे कि हिंदू और मुसलमानों का जो धर्म था वो भ्रष्ट होता था, खत्म होता था। इसी कारण से अंग्रेजों के विरुद्ध ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, क्योंकि जो सैनिक थे वो इसका प्रयोग करने से मना कर दिए थे। 29 मार्च 1857 को सबसे पहले जो एक मंगल पांडे नाम का सैनिक थे, ठीक है, उन्होंने इस चर्बी लगे कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया था। और उन्होंने एक अधिकारी थे उनकी हत्या भी कर दिए थे। यही कारण है कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी जाती है। ठीक है, क्योंकि इनके द्वारा एक ऑफिसर का, छावनी में जो ऑफिसर था उसी को गोली मार देते हैं। ठीक है, विद्रोह की शुरुआत जो होती है मेरठ छावनी से 10 मई 1857 को शुरू हो जाती है और ये सीधा 12 मई को दिल्ली पर कब्जा करके जो वहाँ पे निर्वासित मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, इनको बादशाह घोषित कर दिया जाता है। और धीरे धीरे उत्तर भारत और मध्य भारत सभी जगह पर यह विद्रोह जो है वो फैल जाता है। इसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ध्यान में रखिएगा कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, आगे आते हैं। 1857 के जो प्रमुख विद्रोही नेता थे और उस समय कौन अधिकारी जो था उस क्षेत्र को दबा रहा था, उसको एक बार देखते हैं। सबसे पहले जगदीशपुर, ये बिहार में पड़ता है, वहाँ पर कुंवर सिंह थे। ठीक है, ओल्ड होने के बावजूद भी इन्होंने अंग्रेजों को छक्का छोड़ा दिया था। आरा से आजमगढ़ तक पूरा का पूरा एरिया कुंवर सिंह अकेले संभाल रहे थे और वहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी जनरल आयर टेलर थे जो विद्रोह को दबाने के लिए प्रयास कर रहे थे। इसी के अलावा पटना में भी कुंवर सिंह का था, वहाँ पर ब्रिंसेट ऑयर जो थे वो विद्रोह को दबा रहे थे। इसके अलावा कानपुर में नाना साहब और ब्रिटिश अधिकारी कैंपबेल था। बरेली में खान बहादुर और वहाँ भी कैंपबेल। इलाहाबाद और वाराणसी में लियाकत अली का विद्रोह ग्रुप चल रहा था और वहाँ पर दबाने के लिए कर्नल नील थे। इसके अलावा झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे। कैप्टन हीरोज वहाँ पर था। ठीक है, लखनऊ में बेगम हजरत महल और वहाँ पर विद्रोह को दबाने के लिए कैंपबेल। ठीक है, यहाँ पे आगे कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स होंगे, जैसे झांसी में झांसी की रानी थी और नाना साहब के नेतृत्व में 5 जून 1857 को कानपुर पर ये अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा 1857 का जो क्रांति था वो दक्षिण भारत
पश्चिम बंगाल और पंजाब, इन सब क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और हैदराबाद और मद्रास, ये जो रीजन था वो पूरी तरह से कटा हुआ रहा, अलग रहा। बिहार का रीजन जहाँ पर देखा जाए तो जगदीशपुर एक रीजन है जहाँ पे कुंवर सिंह थे जमींदार, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इस विद्रोह के बाद खत्म हो जाता है और भारत में ब्रिटिश क्राउन के अधीन सीधा चला जाता है शासन प्रशासन, और भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाता है। और उस समय जो कैनिंग होते हैं वो कैनिंग सबसे पहले भारत के वायसराय कहलाते हैं। वी.डी. सावरकर हुए हमारे स्वतंत्रता सेनानी, इन्होंने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से इसे नवाजा है 1857 के विद्रोह को। इसके अलावा बहादुर शाह जफर, ठीक है, जिनके नेतृत्व में ये जो 1857 की क्रांति थी उसको आगे बढ़ाने का काम किया गया था। और जब ये धराएं यानी पकड़े गए थे तो इनको रंगून भेज दिया गया था निर्वासित जिंदगी व्यतीत करने के लिए, जहां पर 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1857 का जो विद्रोह था इसके स्वरूप को लेकर के विभिन्न विद्वानों के बीच में अलग अलग मत है। जैसे वी.डी. सावरकर के द्वारा क्या कहा जाता है कि ये एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। वहीं आर.सी. मजूमदार के द्वारा कहा जाता है कि यह एक सैन्य विद्रोह था। वहीं सर जेम्स ऑट्रम ने इसे क्या कहा तो हिंदू मुस्लिम का एक षड्यंत्र कहा है। और बेंजामिन डिज़रेली, इसके द्वारा क्या कहा गया है राष्ट्रीय विद्रोह। L.E.R. रीज, इसके द्वारा क्या कहा गया तो धार्मिक युद्ध कहा गया है। ठीक है, 1857 की जो क्रांति है इससे संबंधित और कुछ एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स होता है वो मैं बता देता हूँ। जैसे मंगल पांडे ने जो गोली चलाई थी वो अफसर का नाम था ह्यूसन, है ना, और गफ, ये दोनों को मार दिए थे। ठीक है, हालांकि इनकी फांसी भी दे दी गई थी। इसके अलावा जो 20 ये नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री थी जो पैदल टुकड़ी थी मेरठ की, उसी के द्वारा 10 मई 1857 को बगावत किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बहादुर शाह जफर का एक सेनापति होता है, उस बख्त खान, नाम जरूर याद रखिएगा, बख्त खान के द्वारा ही इस विद्रोह को सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। आगे देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 16वीं-17वीं शताब्दी के आसपास में कई यूरोपीय कंपनियों के द्वारा भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। इसमें से इनका जो आने का क्रम था वो था सबसे पहले पुर्तगाली, है ना, पोर्तुगीज था सबसे पहले। उसके बाद अंग्रेज आए जिनको ब्रिटिश कहते हैं, फिर डच कहते हैं जिनको हॉलैंड का निवासी भी कहा जाता है, फिर डेनमार्क आए, फिर फ्रांसी आए। फ्रांसीसी जो थे वो सबसे अंतिम समय में आए थे और इनमें सबसे ज़्यादा सफल कौन रहे, अंग्रेज। यही कारण है कि भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई या इसका जो आगे बढ़ाने का काम हुआ वो अंग्रेजों के द्वारा सबसे ज़्यादा किया गया। भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले 1498 ईस्वी में भारत की यात्रा पर कौन आया था तो वास्को डी गामा। ठीक है, 1498 में आता है केरल के कालीकट तट पर। ठीक है, भारत में यहाँ के एक राजा होते हैं, नाम आप कमेंट करिएगा। ठीक है, उनके द्वारा वेलकम किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पुर्तगाल के बाद अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत में व्यापार करने आई। इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, वहीं डेनिश या डेनमार्क की कंपनी जो थी वो 1616 ईस्वी में आती है और सबसे अंत में फ्रांसीसी आती है 1664 ईस्वी में। भारत आने वाला जो पहला अंग्रेज व्यक्ति था वो था जॉन मिल्डन हॉल, 1599 में यह आता है। इसके अलावा जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ 31 दिसंबर 1600 को यहाँ पर चार्टर के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करती है और इसका वास्तविक नाम था द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंडिया इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, पूर्व में व्यापार करने को लेकर के ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ के द्वारा अलॉटमेंट दिया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। ब्रिटेन के राजा होते हैं जेम्स प्रथम। इसका जो दूत था 1608 में कैप्टन हॉकिंस, ये
एक अंग्रेज होते हैं और ये मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आते हैं। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने का आदेश दे देता है। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे पहले कौन अंग्रेज जो था वो भारत आया था। दूसरा, जेम्स प्रथम का जो दूत था कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में किसके दरबार में आया था, किस मुगल बादशाह के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था। तो याद रखिएगा जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था जहांगीर के दरबार में? 1608 में। और 1613 में जहांगीर जो है वो अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने की आज्ञा या अनुमति दे देता है। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो नामक एक अंग्रेज भी भारत में जेम्स प्रथम के दूत बनकर के आता है। बंगाल में अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री होती है वो शाहजहां के काल में 1651 में खोली जाती है और इसकी आज्ञा जो था वो बंगाल का सूबेदार होता है। हालांकि ये मुगलों के अधीन सूबेदार था, उसी के द्वारा आज्ञा दिया जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो 1616 में ब्रिटेन के राजा होते हैं या ब्रिटेन के प्रिंस होते हैं, प्रिंस चार्ल्स द्वितीय। इसका विवाह होता है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा, ठीक है, इसके साथ शादी होता है और बंबई को दहेज के रूप में प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, अंग्रेजों की काली करतूत, यहाँ शादी कर रहा है कहीं और उसके बाद जो दहेज है ना वो किसी और देश में मिल रहा है। क्या सीन होगा आप एज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा अब भारत में गवर्नर और वायसराय को एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहला जो गवर्नर जनरल हुआ वो बंगाल का जो गवर्नर जनरल कहलाता था, ठीक है। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इस पहले बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में 1757 से लेकर के 1760 ईस्वी तक लॉर्ड क्लाइव रहता है। इसका 2 शासनकाल होता है, 1757 से 1760 ईस्वी तक, फिर 1765 से लेकर के 1767 ईस्वी तक, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1757 में बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया जाता है और भारत में ब्रिटिश शासन का ये संस्थापक भी माना जाता है। जो प्लासी का युद्ध होता है 1757 में वो इसी के टाइम पीरियड में होता है। इसके अलावा 1764 में होता है जो बक्सर का युद्ध है, उसमें भी लॉर्ड क्लाइव का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अंग्रेज ये दोनों में विजयी होते हैं और बंगाल में शासन स्थापित कर देते हैं। बंगाल में द्वैत शासन भी लॉर्ड क्लाइव के द्वारा स्थापित किया गया था। द्वैत शासन का मतलब होता है कि जो दीवानी अधिकार किसी और के पास, जैसे एग्जाम्पल बता सकते हैं हम कि जो शासन प्रशासन है वो किसी और के पास और जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो किसी और के पास, ये दोनों अलग अलग शासन द्वैत शासन कहलाता है। तो अंग्रेज लोगों ने क्या किया था कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो अपने हाथ में और सैनिक प्रशासन अपने हाथ में रखा था। बाकी शासन प्रशासन जो है वो वहाँ के जो राजा थे, ठीक है, उनको दे दिया था, ठीक है। एग्जाम्पल आपको मैं बता दिया हूँ, उससे आप अच्छे से अपने आप को समझा सकते हैं, ठीक है। बंगाल के जो गवर्नर जनरल होते हैं आगे 1772 से लेकर के 1785 ईस्वी तक वॉरेन हेस्टिंग के रूप में आता है और वॉरेन हेस्टिंग जो है बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त कर देता है। जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था लाया गया था उसको हटाने का काम वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किया जाता है, जिसका शासनकाल 1772 से लेकर के 1785 ईस्वी तक रहता है। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड क्लाइव बंगाल का गवर्नर है, वहीं वॉरेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल है। ध्यान रखिएगा, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना खत्म हो गया, स्थापना करता है क्लाइव और समाप्त करता है वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का जो शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिया गया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और इसी के तहत जो वॉरेन हेस्टिंग्स है इसको बंगाल का गवर्नर से प्रथम गवर्नर जनरल या बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है इसी एक्ट के तहत, ठीक है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है ना, इसी के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है और इसके पहले न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे होते हैं। बंगाल की राजधानी कलकत्ता, ठीक है।
को अंग्रेजी साम्राज्य की राजधानी घोषित कर दी जाती है। वारेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में ही 1775 से लेकर के 1782 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, और 1780 से लेकर 84 तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये दोनों युद्ध वारेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में ही लड़े गए थे। आगे देखते हैं लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस का जो टाइम पीरियड है वो है 1786 से लेकर के 1793 ईस्वी तक। तो यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट इसके टाइम पीरियड में, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से लेकर के 1792 तक लड़ा गया था, ये भी लॉर्ड कर्नवालिस के टाइम पीरियड में ही। इसके अलावे बंगाल में अस्थाई भूमि बंदोबस्त प्रणाली का शुरुआत किया गया था जो 1793 में आया था, ठीक है। और लॉर्ड कर्नवालिस ही भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। शासन के पृथक्करण का सिद्धांत का जन्मदाता भी लॉर्ड कर्नवालिस है। इसके अलावा 1793 में कर्नवालिस संहिता लेकर आया था। तो दो चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं, एक तो है अस्थाई भूमि बंदोबस्त प्रणाली, दूसरा अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि भारत में सिविल सेवा का जनक कौन है, तो लॉर्ड कर्नवालिस। आगे देखते हैं सर जॉन सोर। सर जॉन सोर का जो टाइम पीरियड है वो 1793 से लेकर के 1798 के आसपास का टाइम पीरियड होता है। ये अपनी अहस्तक्षेप की नीति को अपनाता है, ठीक है। इसके अलावे आगे देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का जो टाइम पीरियड है 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक रहता है और इसके टाइम पीरियड में सहायक संधि की प्रथा प्रारंभ होती है। इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया जाता है। इसी लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड में ही जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है वो लड़ा जाता है, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड में ही। इसके अलावा और क्या काम होता है, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो था 1803 से लेकर के 1804 तक, ये भी इसी के टाइम पीरियड में लड़ा गया था। और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। अब आगे आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के बाद लॉर्ड मिंट। एक और इसका याद रखिएगा कि वेलेस्ली के बाद सर जॉर्ज बार्लो बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा जो कार्य है वो चर्चित नहीं है, इसीलिए इसको उतना ज़्यादा हम फेमस नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से लेकर के 1813 ईस्वी तक महाराणा रंजीत सिंह के साथ प्रसिद्ध अमृतसर की संधि होती है। ये भी इसी के टाइम पीरियड में, लॉर्ड मिंटो के टाइम पीरियड में ही, जिसको मिंटो प्रथम भी कहते हैं। और 1813 में चार्टर एक्ट भी एक लेके आता है, ये भी एक ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जो प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध है वो 1814 से लेकर के 1816 ईस्वी तक, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है वो 1817 से 1818 ईस्वी तक, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में लड़ा जाता है, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स अलग है और लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है, ये भी ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट कौन है, 1823 से लेकर के 1828 ईस्वी तक। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से लेकर 1826 ईस्वी तक इसी के काल टाइम पीरियड में होता है। देखिए इसके बाद भारत का गवर्नर जनरल, ध्यान रखिएगा, भारत का गवर्नर जनरल सबसे पहला लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बारे में देखते हैं कि ये पहले 1828 से लेकर के 1835 ईस्वी तक शासन करता है। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल में जो गवर्नर जनरल है वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। इसके अलावे सामाजिक सुधारों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा विख्यात हो गया लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्योंकि 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के सहयोग से कर देता है। इसके अलावे कन्या शिशु का वध भी प्रतिबंधित कर दिया जाता है और कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। सती प्रथा हो गया राजा राम मोहन राय 1829, ठीक है। और यहाँ धारा याद रखिएगा, धारा 17। इसके अलावे शिशु बालिका की हत्या को गैरकानूनी घोषित कर देता है। एक और चीज़ है 1830 में ना ये ठगी प्रथा को समाप्त कर देता है। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाती है। और बेंटिक एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि हस्तक्षेप की नीति को अपनाता है। हस्तक्षेप की नीति को अपनाने का मतलब होता है कि वो इंटरफेयर करता है उसके मामले में।
1833 ईस्वी में धारा 87 के तहत कानून बना करके जाति या रंग का स्थान पर योग्यता को सेवा का आधार बना दिया गया था। ये भी बेंटिक के द्वारा ही किया गया है। और मैकाले की जो अनुशंसा थी, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा को शिक्षा का माध्यम बनाने का, वो भी कहीं ना कहीं इसी के टाइम पीरियड में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सर चार्ल्स मेटकाफ 1835 से लेकर के 1836, ये सबसे ज़्यादा इनका नाम याद रखिएगा, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। ठीक है, भारत में या भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी इसी को कहा जाता है। आगे देखते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड का जो टाइम पीरियड है 1836 से लेकर 1842 ईस्वी तक रहता है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है 1838 से लेकर 1842 ईस्वी तक लड़ा जाता है, ये भी लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पीरियड में। इसके अलावे शेरशाह सूरी जो जीटी रोड बनाए थे, ग्रांड ट्रक रोड बनाए थे, उसकी मरम्मत का काम लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा किया जाता है। आगे आते हैं लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो जो है वो 1843 ईस्वी में सिंध का ब्रिटिश राज्य में विलय करता है। इसके अलावा एलनबरो के द्वारा दास प्रथा का अंत किया जाता है। इसके अलावे एलनबरो के टाइम पर पीरियड में ही जो दास प्रथा की समाप्ति होती है, 1843 का एक्ट होता है, एक्ट 5, ये भी याद रखिएगा। और रविवार का जो छुट्टी का कंसेप्ट है ना, वो भी 1843 ईस्वी में एलनबरो के टाइम पीरियड से ही स्टार्ट हो जाता है। आगे आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से लेकर के 1848 ईस्वी तक शासन करता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो 1845 में लड़ा गया था, वो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पीरियड में ही लड़ा गया था। एक और चीज याद रखिएगा, प्राचीन स्मारकों का संरक्षण का भी कंसेप्ट इसके टाइम पीरियड में आया। और नरबली प्रथा जो था उसको भी कानूनी रूप से प्रतिबंधित करने का काम लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा ही किया जाता है। आगे आते हैं लॉर्ड डलहौजी। ये इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1851-52 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में, जो 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक ये क्या करता है, शासन करता है। तो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1851-52 में लड़ा गया था, वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में। पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसको कहते हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग, इसका भी निर्माण करने का काम लॉर्ड डलहौजी करते हैं 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में ही प्रथम रेल लाइन चलाई गई थी। ठीक है, पोस्ट ऑफिस एक्ट जो था 1854 में डलहौजी के टाइम पीरियड में आया था। सर चार्ल्स वुड की जो शिक्षा सुधार नीति थी 1854 में, वुड डिस्पैच जिसको कहते हैं, वो भी डलहौजी के टाइम पीरियड में आया था। डलहौजी जो था वो व्यक्तिगत नीति को या लैप्स नीति है, इसी को कहा जाता है, ये दोनों का कंसेप्ट लेके आया था। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए राज्य उसमें इस लैप्स नीति के तहत या व्यक्तिगत नीति के तहत वो कौन था, सतारा को सबसे पहले 1848 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में किया गया था। लॉर्ड डलहौजी जो था वो शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। इसके अलावे हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट को भी ये लॉर्ड डलहौजी पूरा किया था। तो डलहौजी को ध्यान में ठीक से रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। डलहौजी के विषय में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कोहिनूर का जो हीरा होता है, जो महाराजा रणजीत सिंह के पास होता है, वो जब पंजाब में विजय कर लेता है ना डलहौजी के टाइम पीरियड में, तो महारानी विक्टोरिया के पास यही भेजवा देता है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये जो सिक्किम पर आक्रमण है वो डलहौजी ही करेगा। इसके अलावे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो बता दिया, व्यक्तिगत नीति है वो भी हो गया। इनाम कमीशन का कंसेप्ट भी लेकर के 1852 में डलहौजी ही लेकर के आता है। ठीक है, इसके अलावे उसने 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके अवध को भी अपने राज्य के अंदर में मिला लेता है। ठीक है, इसके अलावे शिमला को तो बना दिया डलहौजी ग्रीष्मकालीन राजधानी। नरबली प्रथा को रोकने का भी प्रयास करता है। और पीडब्ल्यूडी हो गया, सार्वजनिक निर्माण विभाग हो गया, डाक टिकट का प्रचलन है, रेलवे का जनक है। रेलवे का जनक इसलिए है क्योंकि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बंबई से थाने के बीच में लगभग 34 किलोमीटर के आसपास का रेल लाइन को ये संचालन करता है। 1854 में वुड डिस्पैच लेकर के आया। इसके अलावे लोक निर्माण पीडब्ल्यूडी हो गया। ठीक है, और इसके टाइम पीरियड में गंगा नहर का निर्माण सबसे पहले 1854 में इसी के
टाइम पीरियड में हुआ था, ठीक है। और ये दूसरी बार डलहौजी जो है दूसरी बार जीटी रोड का मरम्मत करवाता है। आगे आते हैं। इसके बाद जो डलहौजी के बाद जो आए, ठीक है, 1856 में क्या होता है ना, 1856 हो गया, 1857 में 1857 की क्रांति होती है और 1857 की क्रांति के बाद लॉर्ड कैनिंग क्या बनता है, वायसराय बन जाता है। क्यों? क्योंकि भारत से जो कंपनी का शासन है वो समाप्त हो जाता है और कंपनी के शासन को समाप्त करने के बाद अब शासन सत्ता सीधा अंग्रेजों के हाथ में या जो ब्रिटिश संसद है उसके पास चला जाता है और उसको अब नाम दिया जाता है वायसराय। तो जो भारत के पहले वायसराय हुए लॉर्ड कैनिंग हुए, जो 1858 से लेकर के 1862 तक शासन करते हैं। कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग के बारे में विशेष रूप से देखते हैं कि 1856 से 57 से लेकर के 58 तक का जो टाइम पीरियड है वो भारत का गवर्नर जनरल के जैसा काम करता है। लेकिन 1858 के बाद, ठीक है, या 1858 के बाद ब्रिटिश में संसद में एक एक्ट पास कर दिया जाता है। इसके तहत भारत का जो गवर्नर जनरल होता था उसको अब कहा जाने लगा वायसराय, ठीक है। और वायसराय जो है वो नियोजित किया जाने लगा या वहाँ पर ब्रिटिश संसद के द्वारा उसको भेजा जाने लगा। इसके अलावा महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दी जाती है और कैनिंग जो होता है विक्टोरिया की जो क्या करते हैं, विक्टोरिया का जो अधिकारी है उसके रूप में काम करता है और भारत में शासन प्रशासन की सत्ता को संभालता है। इसके अलावा देखा जाए तो कलकत्ता, मद्रास, ठीक है, ये दोनों जगह पर विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है 1857 में ही। भारतीय दंड संहिता 1858 में आता है। सीपीसी, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, सिविल दंड प्रक्रिया 1859 में आता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में आता है। भारतीय उच्च न्यायालय एक्ट 1861 में आता है। और इसके अलावा कलकत्ता और चेन्नई, जिसको मद्रास कहते हैं, और बम्बई, ये तीनों जगह पे उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, भारत के पहले वायसराय हुए, ठीक है। 1857 की क्रांति इन्हीं के टाइम पीरियड में होता है, ठीक है। 1856 में ही विधवा पुनर्विवाह का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आता है, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को ये ऑपरेट करते हैं और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आता है 1856 में ही, ठीक है। और मैकाले का जो दंड संहिता है उसको भी कानून का रूप दे दिया जाता है। इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो राज्य का हड़प नीति था या विलय नीति था, इसको लॉर्ड कैनिंग के द्वारा हटा दिया जाता है। जो डलहौजी के द्वारा लागू किया जाता था पहले व्यक्तिगत की नीति को, उसको हटाया जाता है कैनिंग के द्वारा, क्योंकि विद्रोह जो हुआ था 1857 की क्रांति हुई थी, उसका पीछे सबसे बड़ा रीजन के रूप में उभर कर सामने आया था, ठीक है। इसके अलावा इसी के टाइम पीरियड में, कैनिंग के टाइम पीरियड में जॉन विल्सन आते हैं। जॉन विल्सन जो है वो एक महान अर्थशास्त्री होते हैं इंग्लैंड के, और 1859 में जब ये आते हैं तो इनके द्वारा यहाँ पर 500 से अधिक रुपये के आमदनी पर, इनकम पर क्या क्या लगा दिया जाता है, टैक्स लगा दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 आता है, ठीक है, इन्हीं के टाइम पीरियड में। आगे आते हैं। लॉर्ड एल्गिन 1862 से लेकर के 1863 ईस्वी के टाइम पीरियड में बहावी आंदोलन का दमन कर दिया जाता है, ठीक है। इनका लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु धर्मशाला में अचानक हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस, ये इनके बारे में 1864 से लेकर के 1869 ईस्वी तक की शासन करते हैं। बड़ी मात्रा में रेलवे और नहर का निर्माण करते हैं और संचार व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। याद रखिएगा, इन्हीं के टाइम पीरियड में भयंकर अकाल पड़ता है 1868 से लेकर के 1869 के टाइम पीरियड में बुंदेलखंड और राजपूताना क्षेत्र में। आगे आते हैं लॉर्ड मेयो। मेयो का जो टाइम पीरियड है वो है 1869 से लेकर के 1872 ईस्वी तक। मेयो कॉलेज है अजमेर में, उसकी स्थापना की जाती है लॉर्ड मेयो के द्वारा। कार्यकाल में ही 1872 में पहला बार जनगणना भी कराई जाती है। लेकिन एक चीज़ होता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड में ये जब अपना कार्यकाल रहता है उसी टाइम पीरियड में इसकी हत्या
लॉर्ड मेयो की हत्या एक युवक के द्वारा कर दी जाती है। तो लॉर्ड मेयो से इतनी बातों को जरूर ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड मेयो के बाद आते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक का जो टाइम पीरियड है 1872 से लेकर के 1876 के टाइम पीरियड में लॉर्ड नॉर्थब्रुक रहते हैं। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम पीरियड में कुका आंदोलन होता है और बिहार में अकाल पड़ता है। और नॉर्थब्रुक के टाइम पीरियड में एक और चीज याद रखिएगा कि प्रिंस ऑफ वेल्स जो किंग एडवर्ड सप्तम थे वो भारत आते हैं। ठीक है, और 1873 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा एक स्टेटमेंट बोला जाता है, क्या है कि मेरा उद्देश्य है कि करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाहियों को बंद करना। इसके पीछे रीजन ये दिया जाता है कि बहुत से करों को ये खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन एक 1876 से लेकर के 1880 तक ये क्या है, शासन करते हैं। लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एक कवि और लेखक दोनों थे। यही कारण है कि लॉर्ड लिटन को ओवन मेरिडिथ के नाम से भी विद्वानों के बीच में जाना जाता है। और लिटन जो था वो सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, और रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था जो 1878 में स्थापित हुआ था। महारानी विक्टोरिया को इन्हीं के काल में केसर-ए हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा केसर-ए हिंद की उपाधि महारानी विक्टोरिया को लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड में दिया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का नाम जरूर सुने होंगे, प्रेस को प्रतिबंधित करने से संबंधित था। इसके अलावा भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में आता है और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से लेकर के 1880 तक चलता है। ये भी लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड में। आगे आते हैं लिटन के बाद लॉर्ड रिपन। रिपन जो है 1880 से लेकर के 1884 के टाइम पीरियड में रहेगा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इनका काम रहेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया जाना। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था लिटन में और रिपन में खत्म कर दिया गया था। रिपन को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है और 1881 के टाइम पीरियड से ही भारत में नियमित 10 वर्षों पर जनगणना की कंसेप्ट को पारित कर दिया गया। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में इन्हीं के काल में, रिपन के काल में ही आता है। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन की प्रणाली की शुरुआत होती है, वो भी रिपन के टाइम पीरियड में ही स्टार्ट होता है। आगे आते हैं डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन का नाम जरूर सुने होंगे। 1884 से लेकर के 1888 के टाइम पीरियड में रहते हैं। एवो ह्यूम, ठीक है, एक अंग्रेज रहते हैं। ठीक है, 1858 में स्थापना करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या आईएनसी की। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से लेकर के 1888 के टाइम पीरियड में लॉर्ड डफरिन के द्वारा ही स्थापित किया जाता है या लड़ा जाता है। इसके अलावा देखते हैं लॉर्ड लैंसडॉन। लॉर्ड लैंसडॉन 1888 से लेकर के 1894 के टाइम पीरियड में भारतीय प्रेस एक्ट जो था 1892 में पारित किया गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो डूरंड रेखा है ना, उसका निर्धारण भी लैंसडॉन के टाइम पीरियड में किया गया था। अब आगे देखते हैं लैंसडॉन के बाद लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ये बहुत ही खतरनाक इंसान था। क्यों, ये मैं बताता हूं। ये जो एल्गिन द्वितीय है ना, 1894 से लेकर 1899 तक के टाइम पीरियड में शासन करता है। इसका एक स्टेटमेंट है कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। ये स्टेटमेंट लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की घोषणा 1895 में, इसी के टाइम पीरियड में चापेकर बंधुओं के द्वारा पुणे में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या 1897 में की जाती है एल्गिन द्वितीय के टाइम पीरियड में। इसके अलावा यह भारत में यह किसी ब्रिटिश अधिकारी की प्रथम राजनीतिक हत्या थी, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय सर जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में एक जो अकाल आयोग है उसकी भी घोषणा करता है या फॉर्मेशन करता है। आगे देखते हैं लॉर्ड कर्जन। कर्जन से नाम से तो आप जरूर परिचित होंगे। 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक लॉर्ड कर्जन रहता है।
उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का गठन इसी के टाइम पीरियड में होता है। पश्चिम विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में बनता है कर्जन के टाइम पीरियड में। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में होता है और पुलिस सुधार हेतु फ्रेजर कमीशन का गठन भी इसी के टाइम पीरियड। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बंगाल विभाजन। एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कर्जन जो था वो एक ऐसा इंसान था कि वायसराय बनने से 4 साल पहले ही 4 बार भारत आ चुका था, पहले ही 4 साल नहीं 4 बार, ठीक है। इसके अलावे सर एंटनी मैकडोनल के अध्यक्षता में अकाल आयोग, ठीक है। और एक और चीज याद रखिएगा, सिंचाई आयोग भी यही स्टार्ट किया था। सिंचाई आयोग, अकाल आयोग, पुलिस आयोग, ये तीनों का तीनों लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसके अलावे विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम और भारतीय पुरातत्व विभाग, ये सारे के सारे क्रियाकलाप जो था वो कर्जन के द्वारा किया गया था। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण जो कलकत्ता में किया गया है वो इसी के टाइम पीरियड में। जो सर्वाधिक रेलवे लाइन का निर्माण है वो भी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही पुलिस आयोग का भी गठन किया जाता है और सहकारी उधार समिति अधिनियम लागू किया जाता है। सबसे बड़ा कारनामा 1905 में बंगाल विभाजन, ठीक है। बंगाल विभाजन को 2 पार्ट में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का राजधानी ढाका बना दिया जाता है और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता रहती है। बंग भंग जो है वो इसी के टाइम पीरियड में चालू होता है। बंग भंग मतलब होता है बंगाल विभाजन को भंग करने का आयोजन, ठीक है। फूट डालो और शासनकारों का जो कंसेप्ट है सबसे ज़्यादा इसी के टाइम पीरियड में देखा गया। हालांकि सभी जितने भी अंग्रेज आए थे अधिकारी उनके द्वारा ये किया जाता था, लेकिन कर्जन के द्वारा ये साफ साफ बता दिया गया, ठीक है। कर्जन का होने के बाद अब देखते हैं आगे लॉर्ड मिंटो द्वितीय के टाइम पीरियड में क्या हुआ था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो है उसका जो टाइम पीरियड है वो 1905 से लेकर के 1910 तक का टाइम पीरियड है। मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी ना 1906 ईस्वी में, वो इसी के टाइम पीरियड में। मार्ले मिंटो सुधार एक्ट जो था 1909 या भारतीय परिषद एक्ट 1909 इसी को कहा जाता है, ये भी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के टाइम पीरियड में, ठीक है। और सूरत में कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था ना 1907 में, ये जो इम्पोर्टेंट घटना थे वो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के टाइम पीरियड में सारे के सारे हो गए थे। तो 1905 से लेकर के 1910 तक का जो टाइम पीरियड है वो इसी के टाइम पीरियड, ये इसी का शासन रहता है। तो और सबसे पहला जो काम होता है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, और इसमें क्या होता है आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में स्थापना किया जाता है। 1907 में कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन होता है, और सूरत अधिवेशन किस लिए फेमस है तो मुख्य रूप से कांग्रेस का विभाजन को लेकर के। इसके अलावे जो मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम है 1909 में जो आया था, इसमें क्या कहा गया था मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम में, ये कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था किया जाएगा। और इसके अलावा देखा जाए तो खुदीराम बोस को जो फांसी थी, तिलक को 6 साल का जो कारावास है, ये दोनों घटनाएं भी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के ही टाइम पीरियड में हुआ था। आगे देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का टाइम पीरियड है 1910 से लेकर के 1916 में। ब्रिटेन का राजा होता है जॉर्ज पंचम, ठीक है। जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन होता है 12 दिसंबर 1911 को, और यहाँ पर इसका वेलकम किया जाता है जॉर्ज पंचम को, या दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। और इस दिल्ली दरबार में जो बंगाल विभाजन हुआ था ना 1905 वाला, उसको हटा दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी हस्तांतरित कर दी जाती है, ठीक है। हार्डिंग के दिल्ली प्रवेश के दौरान ही बम फेंका गया था, ये भी याद रखिएगा। अब प्रथम विश्व युद्ध देखिए इसी के टाइम पीरियड में स्टार्ट होगा 1914 में, 1914 से लेकर के 1918 तक। ये है लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पीरियड का कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं। आगे देखते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर के 1921 का टाइम पीरियड है। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की जाती है। गांधी जी द्वारा चंपारण में प्रथम सत्याग्रह 1917 में किया जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है, ये भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, ये कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं।
इसके अलावा सैडलर आयोग शिक्षा पर जो है 1917 में आता है, इसी के टाइम पीरियड में। रॉलेट एक्ट का बता दिए 1919 वाला एक्ट। पहला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की जाती है, ये भी याद रखिएगा। और खिलाफत आंदोलन जो है 1920 से 21 के टाइम पीरियड में, इसी के टाइम पीरियड में। असहयोग आंदोलन का भी शुरुआत है, ये भी यही होगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में, ये भी वायसराय था। आगे आते हैं लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग जो है, इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले 1921 से लेकर 1926 तक का टाइम पीरियड इसका है। चौरा चौरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को होती है, असहयोग आंदोलन के टाइम पीरियड में। काकोरी ट्रेन डकैती कांड 9 अगस्त 1925 में, है ना। इसके अलावा स्वामी श्रद्धानंद की हत्या होती है 1926 में। कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन किया जाता है। ये सारी घटनाएं लॉर्ड रीडिंग के टाइम पीरियड में ही होता है। और इसके अलावा देखा जाए लॉर्ड रीडिंग के टाइम पीरियड में, तो लॉर्ड रीडिंग के टाइम पीरियड में मोपला विद्रोह होता है 1921 में, है ना, मोपला विद्रोह। और प्रिंस ऑफ वेल्स नवंबर 1921 में भारत यात्रा पर भी आए थे, ठीक है, यहाँ पर। इसके अलावा 1923 में इन्हीं के टाइम पीरियड में स्वराज पार्टी का गठन होगा। स्वराज पार्टी की जो गठन है वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत ही किया गया था, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो अमृतसर, दिल्ली, मुल्तान, अलीगढ़, कलकत्ता, यहाँ पर सांप्रदायिक दंगा सबसे ज़्यादा इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ है, ठीक है। बाकी आगे नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का जो टाइम पीरियड है वो 1926 से लेकर के 1931 ईस्वी तक। साइमन कमीशन भारत आता है, ठीक है, 1928 में। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। भारत में स्पेसिफिक बम्बई में इसका लैंडिंग होता है और कांग्रेस पूरी तरह से इसका बहिष्कार करती है, ठीक है। दिल्ली की असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा 8 अप्रैल 1929 को बम फेंक दिया जाता है। असेंबली हॉल में बम फेंका जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दांडी मार्च भी होता है 12 मार्च 1930 ईस्वी को, है ना। कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा करती है 31 दिसंबर 1929। वहाँ पे पूर्ण स्वराज की घटना के साथ साथ ये आज़ादी का दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट हो गया इन्हीं के टाइम पीरियड में। लंदन में होगा एक गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट वाला 1930 में जो होता है। और ये गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो इसको भी जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन जो है 1931 से लेकर के 1936 ईस्वी तक टाइम पीरियड में इसका शासन रहता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, गांधी जी ने इसमें भाग लिए थे 1931 में। इसके अलावा ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, इनका सांप्रदायिक निर्णय घोषणा जो था 1932 में वो किया गया था। और इसी के विरोध में गांधी और अंबेडकर के बीच में पुनः पैक्ट कराना पड़ता है 1932 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में इसी के टाइम पीरियड में होता है। और भारत शासन अधिनियम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 250 से ज़्यादा अनुच्छेद डायरेक्ट उठा लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, यहाँ पर इसकी के टाइम पीरियड में आता है। एक बार रिपीट कर देते हैं। तो सबसे पहला कि जो गोलमेज सम्मेलन है लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पीरियड में ही होता है, ठीक है। पहला वाला नहीं, द्वितीय वाला बता रहा हूँ गोलमेज सम्मेलन। पहला वाला लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड में हो गया है। दूसरा लॉर्ड वेलिंगटन है उसके टाइम पीरियड में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1932 में फिर से शुरू हो जाता है, क्योंकि गांधी जी वहाँ से आते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर के, और इनकी जो मांग थी वो पूर्ण नहीं किया जाता है। तो द्वितीय बार क्या किया जाता है, सविनय अवज्ञा का आंदोलन शुरू किया जाता है। सांप्रदायिक पंचाट के रूप में जो रैमजे मैकडोनाल्ड है 16 अगस्त 1932 में घोषणा करते हैं, ठीक है। उसके अलावे इसी सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में जो गांधी जी जो थे वो आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पुनः समझौता होता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में जो है 17 नवंबर से लेकर के 24 दिसंबर 1932 के आसपास में ये
तृतीय गोलमेज सम्मेलन, थर्ड राउंड टेबल को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें फिर से कांग्रेस इनकार कर देती है। इसके अलावा भारत शासन अधिनियम तो बता ही दिए। अब आगे आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो जो है 1936 से लेकर के 1943 ईस्वी तक शासन करता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 में चला था, ये इसी के टाइम पीरियड में कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाता है 17 जनवरी 1941 को, और गांधी जी के द्वारा 1942 में स्टार्ट कर दिया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। ठीक है, इसके अलावा लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक के भी स्थापना करेगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करेंगे सुभाष चंद्र बोस, और हरिपुरा अधिवेशन होता है 1938 में, वहां पर सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि विवादास्पद है। ठीक है, और 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया है। 1940 में मुस्लिम लीग लाहौर प्रस्ताव भी लेकर आए, और उसी के टाइम पीरियड में क्या होता है, पाकिस्तान का मांग भी उठ जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में क्रिप्स मिशन, है ना, बंगाल में बहुत ही भयानक अकाल पड़ता है 1943 ईस्वी में। तो ये सारी घटनाएं लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पीरियड में होता है। अब देखिए वेवेल, लॉर्ड वेवेल ये 1943 से लेकर के 1947 तक के टाइम पीरियड में रहते हैं। तो शिमला समझौता होगा 1945 में, गांधी जिन्ना वार्ता ये भी 1944 में इन्हीं के टाइम पीरियड में होगा और असफल रहा था। उसके अलावा कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन होता है 24 मार्च 1946 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है सितंबर 1946 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो होती है 9 दिसंबर 1946 को की जाती है। इसके अलावा ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं क्लेमेंट एटली, ये 20 फरवरी 1947 को बनते हैं और भारत को जून 1948 तक स्वतंत्र करने की घोषणा किया जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे घटनाएं हैं वो लॉर्ड वेवेल के टाइम पीरियड में। अब लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पीरियड में देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन का टाइम पीरियड है 1947 से लेकर के 1948 के टाइम पीरियड में। लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत के अंतिम वायसराय 3 जून 1947 तक रहते हैं। विभाजन की घोषणा हो जाती है। ब्रिटिश संसद 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर देती है और इसके तहत भारत और पाकिस्तान 2 विभाजित राष्ट्र बन करके उभर करके विश्व पटल पर आते हैं। अंतिम जो भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम जो वायसराय हैं वो बने थे सी राजगोपालाचारी, जो 1948 से लेकर के 1950 ईस्वी तक रहते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के 1948 से लेकर के 1950 तक के वायसराय होते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब देखते हैं भारत में प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो सबसे पहले याद रखिएगा, ये भारत में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है उसके अग्रदूत माने जाते हैं राजा राम मोहन राय। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की जाती है, जिसमें हिंदू धर्म में सुधार करने और एकेश्वरवाद के प्रचार को लेकर के ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है। इसके अलावा राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है, क्योंकि वो पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जो सामाजिक धार्मिक बुराइयां थी उसको दूर करने के लिए प्रयासरत रहे या आंदोलन किए। राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, ये 2 अखबार प्रकाशित की करके पत्रकारिता की नींव रखे थे। 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। ये भी याद रखिएगा, तत्वबोधिनी सभा किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 ईस्वी में कलकत्ता में। 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी या किए थे। 1867 प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, इसके अलावा राधा स्वामी सत्संग की स्थापना आगरा में 1861 में किया गया था तुलसीराम सिवदयाल द्वारा। दयानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1875 ईस्वी में
बम्बई में ही आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की जो द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, वह वेदों में विश्वास रखते थे, इसलिए आर्य समाज का जो प्रमुख नारा था वो था वेदों की ओर लौटो। और ये कौन बोले थे? आर्य समाज के संस्थापक, ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती के द्वारा और क्या किया गया था? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना और पाखंड खंडन की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में बेल्लूर में किए थे। बेल्लूर कहाँ है? कलकत्ता में, ध्यान रखिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में। इसके अलावा 1893 ईस्वी में जो विवेकानंद थे, शिकागो में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है वहां पर विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे और 2 मिनट इनको समय मिला था और 2 मिनट के जगह पे ये 1.5 घंटा तक बोलते रहे थे। जब इन्होंने स्टार्ट किया था अपना स्टेटमेंट, प्रिय भाइयों एवं बहनों, ठीक है, अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, यह स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ था, जिसके कारण से इनको बहुत ही अप्रिसिएशन मिला था। अमेरिका जाने से पहले विवेकानंद ने महाराज खेतड़ी के सुझाव पर अपना नाम जो था वो नरेंद्रनाथ से हटाकर स्वामी विवेकानंद रख लिए थे। महादेव गोविंद रानाडे, इनको पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लॉट्स्की और हेनरी स्टील अल्कॉट के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये अमेरिका में किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में। नाम याद रखिएगा, मैडम HP ब्लॉट्स्की और हेनरी स्टील अल्कॉट या हेनरी अल्कॉट, बस इतना भी याद रख सकते हैं। भारत में होम रूल के तर्ज पर ही होम रूल लीग की स्थापना की गई थी 1916 ईस्वी में। एनी बेसेंट के द्वारा, एनी बेसेंट आयरलैंड की थी। महात्मा गांधी के द्वारा 1932 ईस्वी में छुआछूत के विरोध में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया गया था। हरिजन का मतलब होता है हरि के जन, यानी भगवान के लोग। जो निम्न जाति के लोग होते थे उनको हरिजन गांधी जी के द्वारा कहा गया था। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें मुख्य रूप से INC या इंडियन नेशनल कांग्रेस को देखेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की जाती है? एवो ह्यूम के द्वारा, जो एक अंग्रेज होते हैं। भारतीय नेताओं के सहयोग से 28 दिसंबर 1885 को बम्बई या मुंबई में की स्थापना की जाती है। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम, इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एक अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी थे जो इटावा में कलेक्टर भी रह चुके थे। A.O. ह्यूम को ठीक से ध्यान रखिएगा, पूरा नाम भी जरूर याद रखिएगा, A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, क्योंकि अक्सर ये सवाल पूछ दिया जाता है कि पूरा नाम क्या था A.O. ह्यूम का, ठीक है। आगे देखते हैं, कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था वो 1885 ईस्वी में कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस सम्मेलन में लगभग 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पहले यह सम्मेलन पुणे में होना था, लेकिन वहाँ पर प्लेग फैल जाने के कारण से ये कहाँ होता है? मुंबई में होता है। इसके अलावा जो INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी जो दूसरा अधिवेशन होता है वो 1886 ईस्वी में कलकत्ता में होता है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी इसी INC से संबंधित है। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसकी स्थापना बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के प्रांगण में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में स्थापना किया जाता है। इसके अलावा 20 वर्ष तक, जो स्थापना के 20 वर्ष तक लगभग जितने भी उदारवादी नेता हैं ना, उनका प्रभाव सबसे ज़्यादा रहता है। लेकिन 1905 से लेकर के 1919 तक का जो टाइम पीरियड है ना कांग्रेस का, वो
गर्मपंथियों का, जिसको कहते हैं गर्म दल के नेताओं के द्वारा उसका प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। यानी कि गर्म दल उसको कहते हैं जो संघर्ष करते हैं आज़ादी को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके स्थापना के पूर्व भी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना के पहले ही बहुत से राजनीतिक संस्थाएं थी। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाओं को देखते हैं। जो पहली संस्था थी वो बंगाल जमींदार संभाग, जिसको लैंडर्स होल्डर्स सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर के प्रयासों से कलकत्ता में किया जाता है। दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो होती है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 28 अक्टूबर 1851 को कलकत्ता में हुई। इसके संस्थापक सदस्य थे राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर, इसके अलावे हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 28 अक्टूबर 1851 को। ठीक है, अब देखते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये विदेशों में स्थापित की गई थी। स्थापना लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में किया गया था। इसके अलावे पुनः सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना 1870 में महादेव गोविंद राणा डे के द्वारा पूना में की गई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। इसके अलावे बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? 1897 में सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, इसके अलावे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अधिकारी या अध्यक्ष कौन बने? 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे जॉर्ज यूले। स्वराज शब्द का जो प्रथम बार प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 में के कलकत्ता अधिवेशन में। 1905 में बंगाल विभाजन होता है और 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन कर दिया जाता है। किसका? कांग्रेस का। और इसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी और वहां पर स्वराज शब्द का प्रयोग करते हैं। 1907 में सूरत विभाजन होता है और इसमें सूरत विभाजन में इसकी अध्यक्षता जो होती है वो रास बिहारी बोस के द्वारा की जाती है। 1916 का जो अधिवेशन होता है वो लखनऊ में होता है और इसकी अध्यक्षता NC मजूमदार द्वारा की जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम महिला या जिसमें विदेशी को इंक्लूड किया जाए तो विदेशी जो महिला थी वो एनी बेसेंट थी जो अध्यक्षता की थी। ध्यान रखिएगा 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, है ना। इसके अलावे महात्मा गांधी के द्वारा एकमात्र बेलगांव अधिवेशन था जो 1924 में किया गया था, उसकी अध्यक्षता किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष है सरोजिनी नायडू, इन्होंने वर्ष 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1931 में ध्यान रखिएगा कराची में मूल अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, कराची अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का मूल अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया था। इसके अलावे 1937 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर में संपन्न हुआ था, जो एकमात्र गांव में संपन्न हुआ था। ठीक है, फैजपुर 1937। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उस समय 1939 में ही गांधी जी से अन्न भंग हो जाता है, मतभेद हो जाता है और त्यागपत्र दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस और 1939 में ही स्थापना करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक का। इसके अलावे 1941 से लेकर के 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं होता है। उसके अलावे 1946 से लेकर के 1947 में कांग्रेस का जो मेरठ अधिवेशन है वो JB कृपलानी की अध्यक्षता में संपन्न होता है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि 1946-47 में जो कांग्रेस का मेरठ अधिवेशन है, या कह सकते कि आज़ादी के समय का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो JB कृपलानी, है ना।
आगे देखते हैं बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन ये दोनों का संबंध एक दूसरे से पूरक के रूप में लिया जाता है, क्योंकि बंगाल विभाजन होता है और इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन का जो सर्वप्रथम आधिकारिक घोषणा है 4 जुलाई 1905 को हुई थी। 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू होता है और उस दौरान बंगाल राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र था। यही कारण है कि लॉर्ड कर्जन जो है वो बंगाल का विभाजन करना चाहते हैं, इससे कि यहाँ पर क्या हो, जो राष्ट्रवाद का भावना वो कमज़ोर हो जाए और अंग्रेज़ों का विरोध कम हो। आगे देखते हैं बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में होता है और उस समय जो बंगाल का प्रेसिडेंसी है उसके अंतर्गत बिहार, बंगाल और उड़ीसा और बांग्लादेश सबको शामिल किया जाता है। और कर्जन का मानना था कि यहाँ पर प्रशासनिक सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, यहाँ पर प्रशासन को बढ़िया से एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए इसको हम बंटवारा कर रहे हैं। बंगाल का जो विभाजन है इसको लागू होने के दिन को शोक दिवस के रूप में बंगाल में मनाया गया था। क्या हुआ था उस दिन? तो स्वदेशी आंदोलन चलाई गई थी, जगह जगह पर बहिष्कार आंदोलन भी हुआ था, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया था, ठीक है, एक दूसरे को गले मिल रहे थे। इसके अलावे बंगाल विरोध का जो आंदोलन था वो उसका नेतृत्व तो लोकमान्य तिलक कर रहे थे, बिपिन चंद्र पाल कर रहे थे और अरविंद घोष के द्वारा किया जा रहा था। आगे देखते हैं विदेश में सैन फ्रांसिस्को में क्रांतिकारी लाला हरदयाल जो है वो 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। तो गदर पार्टी, लाला हरदयाल, सैन फ्रांसिस्को 1913। आगे आते हैं कांग्रेस लीग समझौता जो 1916 में होता है। कांग्रेस लीग समझौता क्या है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों के बीच में जो समझौता होता है उसी को कांग्रेस लीग समझौता कहते हैं। 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन के टाइम पीरियड में होता है, ठीक है। 1916 में एक और चीज़ होती है जो 1907 में कांग्रेस का 2 गुट में विभाजन होता है, गरम दल और नरम दल में। ये फिर से एक हो जाते हैं 1916 के कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन में। इसके अलावे लखनऊ अधिवेशन का मुख्य रूप से देखा जाए तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये दोनों मिल करके सारे मतभेद को ख़त्म करके और ब्रिटिश सरकार के सामने अपने राजनीतिक मांगों को रखने का प्रयास करती है। यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता को प्रमोट किया जाता है लखनऊ अधिवेशन में 1916 में, ठीक है। अब महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या महत्व है, इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने एक बहुत ही बड़ी जो सत्ता थी उसको हिला के रख दिया था बिना किसी हथियार के, ठीक है। ये धोती पहनते थे और एक लाठी रखते थे हाथ में और पूरा भारत को क्या किए थे, आज़ाद कर दिए थे। कहीं ना कहीं इनकी महत्व, इनके जो थीसिस थे उनका इम्पोर्टेंस कंट्रीब्यूशन रहा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं, ठीक है। बेसिकली ये इसके पहले वो दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में क्यों जाते हैं, क्या रीज़न है, ये आगे जो डिटेल वाला वीडियो आएगा उसमें ज़रूर मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी आपको एक आउटलाइन दे दिया हूँ और इस आउटलाइन पे आपको आगे अग्रसर होना है, बढ़ना है, इतना ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है कि गांधी जी आते हैं 9 जनवरी को। इसी दिन 9 जनवरी को 2003 से प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस मनाया जाने लग गया है। प्रवासी भारतीय दिवस का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो भारत से बाहर रह रहे हैं और भारत के विकास में कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उन लोगों के महत्व को ध्यान में रख करके उनको सम्मान देने को लेकर के प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह जो था वो चंपारण सत्याग्रह था जो 1917 में स्टार्ट हुआ था। चंपारण बिहार का एक जिला है और वहाँ पर नील बागान के मालिकों के खिलाफ एक संघर्ष किया गया था। महात्मा गांधी, एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा इनके बारे में कि अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में करते हैं। साबरमती का ये संत कहलाते हैं, ठीक है। आगे गांधी जी 1919 में यंग इंडिया और नवजीवन तथा वर्ष 1933 में हरिजन का प्रकाशन भी प्रारंभ किए थे। ये इनकी पत्रिका है, ये याद रखिएगा। 24 नवंबर 1919 को गांधी जी खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए थे। खिलाफत आंदोलन, खलीफा का जो पोस्ट था उसके हटाए जाने के विरोध में
खिलाफत आंदोलन चलाया गया था और खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए थे, ये 24 नवंबर 1919 में। ध्यान रखिएगा, गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे। यही कारण है कि खिलाफत आंदोलन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था और खिलाफत कमेटी के ये अध्यक्ष भी चुने गए थे। आगे आते हैं, गांधी जी चौरा चौरी कांड के विरोध में असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था उसको स्थगित कर दिए थे 1922 ईस्वी में। चौरा चौरी जो है वो गोरखपुर में है। वहाँ पर जो एक भीड़ थी, भीड़ के द्वारा क्या किया गया था, तो 22 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी गई थी, जिंदा जला दिया गया था। और गांधी जी कहीं ना कहीं हिंसा को प्रमोट नहीं करते थे, अहिंसक थे, और हिंसा को प्रमोट नहीं करने के कारण से ये क्या करते हैं, जो असहयोग आंदोलन है उसको वापस ले लेते हैं। महात्मा गांधी की उपाधि जो महात्मा की है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। वहीं राष्ट्रपिता का जो उपाधि है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ही गांधी जी को कहे थे। आगे देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत थी वो वर्ष 1930 ईस्वी में की गई थी। इसके तहत क्या किया गया था, तो जो नमक कानून था वो तोड़ दिए थे। अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ दांडी मार्च करते हैं। 12 मार्च 1930 को शुरू होता है और 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी तट पहुंच जाते हैं। दांडी तट पहुंचने के बाद नमक कानून को तोड़ते हैं, नमक बना करके, और इसके बाद से गिरफ्तारियां चालू हो जाती है। ठीक है, महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था 1924 ईस्वी में, उसकी अध्यक्षता किए थे। वहीं 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, जिसको क्या कहा जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की बात कही जाती है। लेकिन इरविन जो है वो शुरुआती में तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वहां जा करके गोलमेज सम्मेलन में फिर से गांधी जी को कुछ अपनी मांगों को सही से नहीं मिलने के कारण से फिर से वापस से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाता है। गांधी जी एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था, सेकेंड राउंड टेबल जो था, उस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गए थे। ठीक है, 27 अगस्त 1931 ईस्वी को लंदन गए थे मुंबई से। ठीक है, गांधी जी द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, उससे खाली हाथ लौटना पड़ा था, क्योंकि वहां पर क्या किए थे, मुस्लिमों और दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात मानने से इनकार कर दिया गया था। ठीक है, वो क्या हुआ था ना, पृथक निर्वाचन मंडल की बात वो लोग एक्सेप्ट कर लिया था, अंग्रेज लोग। गांधी जी नहीं चाहते थे। इससे हमारी देश की जो एकता और अखंडता थी, संप्रभुता थी, वो उसको क्या होता, हार्म करता। इसी को लेकर के गांधी जी वहां से खाली हाथ लौटते हैं और फिर से यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करते हैं। गांधी जी के सत्याग्रह शब्द का अर्थ है सत्य की खोज और उसका आग्रह। ठीक है, सत्य की खोज और उसका आग्रह जो है वो गांधी जी के सत्याग्रह का अर्थ होता है। इसके अलावा देखिएगा कि इनकी आत्मकथा है, 1922 में जेल में लिखते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मतलब सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इन्होंने 1922 में अपनी आत्मकथा लिखना प्रारंभ कर दी थी। ध्यान रखिएगा, आत्मकथा मतलब होता है ऑटोबायोग्राफी, जो अपनी एक्सपीरियंस, अपने जीवन की जो घटनाएं हैं उसको खुद लिखा जाता है, तो उसको कहते हैं आत्मकथा। इसके अलावे गांधी जी ये जो रचना थी वो गुजरात में लिखी थी। ठीक है, गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को पहला सत्याग्रह चुने थे। दूसरा जो था वो सत्याग्रही जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे जो थे वो ब्रह्मदत्त। ठीक है, 68 बीपीएससी में जो तीसरे सत्याग्रह की नाम पूछा गया था कि तीसरे सत्याग्रही कौन थे। 1940 में ये स्टार्ट होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। महात्मा गांधी अंबेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 को पुनः समझौता होता है। गांधी जी अपने जीवन काल में 2338 दिन तक जेल में रहे थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट होता है और वहां पर गांधी जी करो और मरो का संघर्ष का नारा दे करके और जो आंदोलनकारी थे उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से ये स्टार्ट होता है भारत छोड़ो आंदोलन, ध्यान रखिएगा ये भी। मार्च 1942 में गांधी जी दिल्ली में सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स से भेंट करके क्रिप्स योजना को अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि इसके बारे में गांधी जी बोलते हैं कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक है, अब कोई पोस्ट डेटेड चेक है और उस समय तक बैंक ही बैंकक्रप्ट हो जाए तो फिर तो वो
उस चेक का कुछ महत्व नहीं रह जाता है। कुछ इसी तरह का कंसेप्ट को अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या दिया था, क्रिप्स मिशन में। 22 फरवरी 1944 को शिवरात्रि के अवसर पर गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा का 74 वर्ष की आयु में निधन हो जाता है। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिरला भवन में जाते समय हिंदू राष्ट्रवादी नाथूराम गॉडसे 30 जनवरी को इनकी गोली मार करके हत्या कर देते हैं। ठीक है, आगे अब जो घटनाक्रम है उसमें इंपॉर्टेंट जो घटनाक्रम है उसको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है। ध्यान रखिएगा, सन 1917 में एक सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट बनाया जाता है। रॉलेट एक्ट क्या है, इसका सिफारिश का नाम क्या है या इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये एक एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट होता है, इसको शॉर्ट में कहा जाता है रॉलेट एक्ट। ये काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। बताते हैं काला कानून के नाम से क्यों जाना जाता है। कहने का मतलब बिना किसी क्राइम के सिर्फ शक के आधार पर आपको हम क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। ऐसा कानून लेकर के आ गया था अंग्रेजों ने, ताकि यहां पर क्रांतिकारी एक्टिविटी को कमजोर किया जा सके, दबाया जा सके। रॉलेट एक्ट को काला विधेयक या ब्लैक एक्ट के रूप में घोषित किया गया और जगह जगह इसका विरोध किया गया। 8 अप्रैल 1919 को कांग्रेस द्वारा एक अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया गया। इस एक्ट के विरोध में गांधी जी ने एक अखिल भारतीय सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। सरकार इस आंदोलन को कुचल देने पर उतारू थी। और ध्यान रखिएगा, ये जो ब्लैक एक्ट था या काला कानून था, इसके अगेंस्ट में जब विरोध कर रहे थे तो पंजाब में 2 लोग होते हैं, सर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, ये दोनों जो है वो बहुत ही लोकप्रिय नेता होते हैं पंजाब में। अब होता वहां पर क्या है कि इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है ब्रिटिश सरकार और इसके विरोध में वहां पर बहुत ही ज़्यादा आंदोलन चालू हो जाता है। और इसी के लिए आगे जाकर के बैसाखी के दिन में भीड़ इकट्ठा होती है और जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाएं घटित हो जाती है। जनरल डायर जो है वो क्या करता है, वहां पे बाग है पंजाब में, ठीक है, जालियांवाला बाग, वहां पर लोग जमा होते हैं। बेसिकली ये वहां पे एक पंजाबियों का बैसाखी पर्व को लेकर के वहां पे जमा होते हैं। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जनरल डायर पहुंच जाता है। जनरल डायर जब पहुंचता है ना तो वो सिर्फ 1 मिनट का समय देता है कि आप बाहर निकल जाओ। जिस रास्ते से वो खड़ा रहता है अपना शस्त्र के साथ, वहीं से निकलना रहता है, लेकिन नहीं निकल पाते हैं लोग और अंधाधुंध गोलियां चला देता है। इसी घटना को लेकर के बहुत सारे घटनाएं और भी घटित हो जाती है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो अपने नाइटहुड की उपाधि जो है वो वापस कर देते हैं। इसके अलावे जालियांवाला बाग को महाराजा रंजीत सिंह के दरबारी पंडित जाला के द्वारा एक बगीचे के रूप में विकसित किया गया था, जो उनके ही नाम से जाना जाता था। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन के बारे में जानते हैं। 1921-22 के टाइम पीरियड में ये असहयोग आंदोलन होता है। असहयोग आंदोलन में मुख्य रूप से देखा जाए तो सितंबर 1920 के टाइम पीरियड में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और उसमें अंग्रेजों की मांगों की पूर्ति नहीं किए जाने पर, अंग्रेजों द्वारा जो मांग था उसका पूर्ति नहीं किए जाने पर आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है और 1920 में नागपुर अधिवेशन में इस आंदोलन की निर्णय करने की स्वीकृति दे दी जाती है। और यहीं से स्टार्ट हो जाता है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, जनवरी 1921 में कांग्रेस गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देती है। और इसमें क्या होता है मुख्य रूप से तो स्कूल, कॉलेज, न्यायालय सबका बहिष्कार किया जाने लगता है। अंग्रेजों का जो हालत है वो बहुत ही खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा विरोध उनको सहना पड़ता है। इसके कारण से 5 फरवरी, लेकिन उसी टाइम पीरियड में एक घटना घट जाती है। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी नामक गाँव जो गोरखपुर में है, यूपी में है, 3000 से अधिक किसानों के एक जुलूस पर पुलिस जो है वो फायरिंग कर देती है। अब इतनी खतरनाक मॉब होती है, भीड़ होती है, वहां पे आप अगर फायरिंग कर देते हो तो वो भीड़ जो है अनियंत्रित हो जाती है और उसके बाद थाना में ही आग लगा देती है। इससे क्या होता है कि वहां पे 22 पुलिसकर्मी जल करके मर जाते हैं। गांधी जी उसके बाद 12 फरवरी को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति का जो बैठक होता है उसमें क्या होता है, वापस ले लेते हैं कि अब मैं ये आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता हूं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। ठीक है, अब आते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो है 1928 में आता है। 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार के सर जॉन साइमन, उनके नेतृत्व में भारतीय वैधानिक आयोग जिसको कहते हैं इंडियन स्टैच्यूअरी कमीशन की गठन की जाती है, घोषणा की जाती है।
इस आयोग में टोटल 6 सदस्य थे, जिसमें 4 कंजर्वेटिव पार्टी और 2 लेबर पार्टी के थे, लेकिन इसमें भारतीय कोई भी नहीं थे। यही कारण था सबसे बड़ा विरोध होने का कि साइमन कमीशन भारत के लोगों के लिए है और इसमें भारतीय ही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा विरोध इसका किया जाता है। कांग्रेस सहित लगभग सभी बड़े दल के जो लोग हैं वो इसका विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। भारत जब कमीशन पहुंचता है तो हड़ताल, जुलूस और साइमन वापस जाओ, यानी गो बैक साइमन, साइमन गो बैक जैसे नारों से इसका विरोध किया जाता है। सरकार ने जनता पर उग्र पुलिस कार्यवाही करती है और यही कारण है कि 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते समय पुलिस लाठी का प्रहार सहना पड़ता है और 1 महीने के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि बहुत ही सर में चोट लग जाता है। ठीक है, इसके अलावे देखा जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31 के टाइम पीरियड में होता है। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत के पूर्व गांधी जी जो है वो 11 सूत्री मांग रखते हैं। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन करने से पहले गांधी इरविन के बीच में, और इरविन जो है ये मांगों को, ये जो 11 सूत्री मांग है गांधी जी को का, ये मांग मांगने से इनकार कर देता है लॉर्ड इरविन। यही कारण है कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा पहला वाला में तो गांधी जी नहीं जाएंगे, दूसरा बार वाला में इसलिए जाते हैं क्योंकि इरविन कुछ बातों को, 11 सूत्री मांगों में से कुछ मांगों को क्या करता है, स्वीकार कर लेता है। गांधी जी 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 स्वयंसेवकों के साथ दांडी के लिए यात्रा प्रारंभ करते हैं, जिसमें 2 मुस्लिम और 1 ईसाई और शेष हिंदू थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हिंदू मुस्लिम की एकता को सबसे ज्यादा प्रमोट करते थे गांधी जी। ठीक है, इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो समुद्र के तट पर जाकर के नमक कानून को तोड़ना। यह जो यात्रा होती है वो साबरमती यात्रा आश्रम जो गुजरात के पास है, और गुजरात के पास में ही दांडी तट तक 24 दिनों में पूरी किया जाता है। 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होता है और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी समुद्र तट पर जा करके और कानून को तोड़ देते हैं। अब आते हैं गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 1930 से लेकर के 1932 के टाइम पीरियड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। बेसिकली इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो बताता हूं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो 12 दिसंबर 1930 से लेकर के 9 जनवरी 1931 तक के टाइम पीरियड में होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा में लेता है। इस सम्मेलन में दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में BR अम्बेडकर जो हैं वो भाग लेते हैं। वही हिंदू महासभा के मुंजे और जयकर ने भी भाग लिया था। इसके अतिरिक्त इंडियन लिबरल फेडरेशन के तेज बहादुर सप्रू और CV चिंतामणि सहित कुल 89 सदस्यों ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, BR अम्बेडकर एकमात्र ऐसे नेता हुए ना जो सारे गोलमेज सम्मेलन में गए थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जितना भी हुआ था सारे में BR अम्बेडकर भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर के बीच में होता है 1931 में, लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में इसमें गांधी जी जाते हैं, यानी कि कांग्रेस के प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं और कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी अन्य दलों कुल 107 प्रतिनिधि के साथ भाग लेते हैं। ठीक है, इसमें किसी मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन पाती है। गांधी जी मुसलमानों एवं दलितों के जो पृथक निर्वाचन मंडल है उसका विरोध करते हैं। ठीक है, और इनका जो एक नया कंसेप्ट ये लोग ले के आ जाता है भारतीयों को तोड़ने का, इससे क्षुब्ध होकर के गांधी जी बीच सम्मेलन से ही भाग जाते हैं, निकल जाते हैं और फिर से यहाँ आकर के आंदोलन चालू कर देते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक संपन्न होता है। ये भी लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में होता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लेता है और इस सम्मेलन में मात्र 46 संख्या होती है प्रतिनिधियों का। और ध्यान रखिएगा कि पहला और दूसरा में जितना लोग गए थे ना उससे भी कम लोग इस थर्ड गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, तो ये पूरी तरह से असफल हो जाता है। ठीक है, अब आगे आते हैं गांधी इरविन समझौता क्या है या गांधी इरविन पैक्ट क्या है। 1931 में होता है। सर तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर जयकर और अन्य लोगों के प्रयास के बाद गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता जो है वो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा 11 मांग होता है गांधी जी का और वो 11 मांग बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे के सारे मांग को नहीं मांगना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट शर्त जो है उसको इरविन मान लेता है। सबसे पहले समुद्र तट के कुछ दूरी पर रहने वाले लोगों को मुफ्त नमक इकट्ठा करने और बनाने की अनुमति देना, सत्याग्रहियों की संपत्ति को जो जब्त कर लिया गया था उसे वापस करना और सभी अध्यादेशों की वापसी करना, साथ ही साथ
साथ ही साथ शराब और विदेशी कपड़ों का जो दुकान है वहां पर हमको शांतिपूर्ण क्या करना, धरना देने की अनुमति देना। ये कुछ मांगे थी गांधी इरविन समझौता के बीच में, जो इरविन मान लेता है। हालांकि टोटल 11 मांग थे, लेकिन 11 को नहीं मानता है। यहाँ इंपॉर्टेंट कुछ मांग है, ठीक है। आगे देखते हैं पूना समझौता। पूना समझौता कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री होते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड। 16 अगस्त 1932 को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सांप्रदायिक पंचायत, जिसको कहते हैं कम्युनल अवार्ड, की इसका घोषणा करते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, ठीक है। ये क्या होता है बेसिकली, तो हिंदुओं को और तोड़ने के लिए, ठीक है, दलितों में, है ना, अलग अलग करने की कोशिश किया जाता है कम्युनल अवार्ड में। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा ये किया जाता है, सांप्रदायिक पंचायत लेके आया जाता है, और ये कहीं ना कहीं हिंदुओं के जो एकता है उसको भंग करने की कोशिश की जाती है रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। सितंबर 1932 में गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में एक समझौता होता है और इसी को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सांप्रदायिक पंचायत में जो बातें रखी गई थी उसके तहत क्या किया गया कि गांधी जी ने जब पूना पैक्ट किया 1932 में, ठीक है, बी आर अम्बेडकर के साथ, तो बी आर अम्बेडकर को बोले थे कि आपको जो राज्यों में प्रतिनिधित्व है ना 71, उसको बढ़ा करके क्या कर दिया जाएगा 148। बाद में इस समझौते के तहत दलित वर्ग के जो पृथक निर्वाचन मंडल है इसको वापस ले लिया जाता है। अब आगे आते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आता है? 1942 में। ब्रिटिश युद्ध प्रतिमंडल या मंत्रिमंडल के एक सदस्य होते हैं स्टैफर्ड क्रिप्स। ये इंग्लैंड में भारत के राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के प्रयास को लेकर के क्रिप्स योजना बनाते हैं और भारत आता है 1942 में क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में ध्यान रखिएगा, ये चाहता है 1939 से 1945 तक क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार, और उस समय अंग्रेजों का हालत बहुत खराब रहता है। अब अगर अंग्रेजों का हालत खराब है और भारत में विरोध बहुत ज्यादा होने लगेगा आजादी को लेकर के, तो उन लोग को दो तरफा युद्ध लड़ना पड़ेगा, एक भारत में अलग और दूसरा उधर तो लड़ ही रहा था सेकेंड वर्ल्ड वार। एक भाग में स्वतंत्र उपनिवेश संविधान के गठन की प्रक्रिया थी और दूसरा भाग में युद्ध के दौरान शीघ्र और अंतरिम उपायों का संबंधित विषय था। ये क्रिप्स मिशन को लेकर के केवल मुस्लिम लीग के द्वारा क्रिप्स मिशन का स्वागत किया गया, जबकि अन्य लोग जैसे हिंदू महासभा, अकाली दल, नेशनल लिबरल फेडरेशन, इसके द्वारा क्या किया गया था, विरोध किया गया था। अब आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 8 अगस्त 1942 की वर्धा बैठक में, पंजाब में है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका जो एक उद्देश्य था कि अहिंसात्मक रूप से जन आंदोलन को प्रारंभ करना। इस आंदोलन में गांधी जी ने कहा था करो या मरो, ठीक है, या तो इस आंदोलन में अपने जीवन का अंतिम आंदोलन इसको कहे थे, मतलब कि या तो हम विरोध करेंगे या इस विरोध के स्वरूप में अपनी जान को न्यौछावर कर देंगे। इस आंदोलन का प्रारंभ जो होता है 9 अगस्त को किया जाता है और 0 आवर में ही गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन भूमिगत होकर संचालन करने का काम जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और श्रीमती अरुणा अशरफ अली के द्वारा किया जाता है। भूमिगत इसलिए क्योंकि इन लोगों को अगर भूमिगत नहीं होते तो गिरफ्तार कर लिया जाता। इस आंदोलन को दबाने में अंग्रेज हालांकि सफल रहे, लेकिन इस प्रकार का विकराल विद्रोह संघर्ष की अपेक्षा समझौते से समाप्त करने का प्रयास किया गया, क्योंकि अंग्रेज को यह लग गया था कि अगर हम इस तरह के विरोध को आगे सही से अगर टैकल नहीं करते हैं तो एक समय आएगा जब हमारी स्थिति यहाँ पे बहुत ही गंभीर हो जाएगी और भागना पड़ेगा। इस आंदोलन के कारण वामपंथी समूह, ठीक है, भारत में प्रभाव कमजोर हुआ और समाजवादियों और सुभाष चंद्र बोस के समर्थकों ने कम्युनिस्ट पर धोखेबाजी का आरोप लगाया था। आगे देखते हैं, श्री राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 में आता है, ठीक है। गोपालाचारी फार्मूला क्या है, तो भारत द्वारा स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच में जो समझौते की आवश्यकता महसूस कर रहे थे श्री राजगोपालाचारी, और इसी को लेकर के वर्ष 1944 में श्री राजगोपालाचारी फार्मूला लेकर के आते हैं, जिससे कि दोनों मिल करके, कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल करके भारत में क्या करें, आजादी के लिए लड़ाई लड़ें। क्या था इस फार्मूला में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तो संक्रमण काल में मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार की स्थापना में कांग्रेस के साथ सहयोग करना चाहिए। युद्ध समाप्ति के बाद भारत के उत्तर पश्चिम एवं पूर्व के मुस्लिम बाहुल्य जिलों की पहचान के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और पृथक होने की स्थिति में रक्षा
वाणिज्य और संचार क्षेत्र में दोनों सरकारें में क्या होगी, परस्पर सहमति होगी, क्योंकि ये एक ऐसे क्षेत्र होते हैं, रक्षा, वाणिज्य और संचार क्षेत्र, जिससे किसी भी देश का संप्रभुता जो कायम रहती है। इसके बाद देखते हैं वेवेल योजना और 1945 में होता है शिमला समझौता। ये दोनों बातें क्या है वो समझते हैं। CR फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। न गांधी मानते हैं न जिन्ना मानते हैं, और गांधी जिन्ना वार्ता भी विफल हो जाता है। उस समय के तत्कालीन लॉर्ड वेवेल जो होते हैं, ये संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए एक कंसेप्ट लेकर के वेवेल योजना लेकर के आते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसके तहत सभी प्रमुख भारतीय राजनीतिक पार्टियों को एक संबद्ध नेताओं का एक सम्मेलन शिमला में आयोजित किया जाता है, जो 1945 में होता है। इसमें कमांडर इन चीफ को छोड़ करके कार्यपालिका और कार्यपालिका परिषद भारतीयों के हाथ में देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों को बराबर प्रतिनिधित्व की भी बात की जाती है। लेकिन जिन्ना की जो हठ धर्मिता है, इसके कारण से शिमला समझौता भी फेल कर जाता है। अब आगे आते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। वेवेल योजना के विफल हो गया। अब इसके बाद कैबिनेट मिशन आ जाएगा। कैबिनेट मिशन क्या है, 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा ब्रिटेन के एक नए प्रधानमंत्री बनते हैं, क्लेमेंट एटली। इसके मंत्रिमंडल के 3 मंत्री का समूह भारत आता है। कौन कौन होते हैं, तो कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे वो सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर, ये तीनों जो हैं वो क्लेमेंट एटली के प्रतिनिधि मंडल में या मंत्रिमंडल के 3 मंत्री होते हैं। इनके द्वारा कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है। कैबिनेट मिशन का जो मूल उद्देश्य था वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो समझौता था या उसकी मध्यस्थता कराने को लेकर के, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन किया जा सके। वायसराय की मदद करने के लिए इसका गठन करने की बात कही गई थी, लेकिन यहां भी ये फेल कर जाता है, क्योंकि कैबिनेट मिशन को ठुकरा देता है मुस्लिम लीग भी और कांग्रेस भी, और यही कारण है कि ये भी फेल कर जाता है। मुस्लिम लीग 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का मतलब होता है कि अब हम लोग डायरेक्ट एक्शन डे मनाएंगे। पंजाब जो बंगाल का एरिया होता है ना, पंजाब नहीं, बंगाल का एरिया का में बहुत ही ज़्यादा मार काट करना शुरू कर देते हैं मुस्लिम लीग के लोग। पंडित जवाहरलाल नेहरू 11 सहयोगियों के साथ 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन करते हैं। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। वायसराय के प्रयास से 26 अक्टूबर 1946 को लीग सरकार में शामिल होती है, जिसमें लियाकत अली, अब्दुल खंस्तर, गजनफल अली एवं योगेंद्रनाथ मंडल जो हैं वो शामिल होते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये लोग शामिल तो होता है, लेकिन इतना ज़्यादा परेशान कर देता है अंतरिम सरकार में, स्थितियां इतना खराब हो जाती है क्योंकि सही से काम नहीं करने देते हैं ये लोग। ठीक है, दखल अंदाजी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि फिर से ये लोग अपने आप को अलग कर लेते हैं अंतरिम सरकार से। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है। अब माउंटबेटन योजना देखिए, जून 1947 में आता है। क्या है यहाँ पे कंसेप्ट, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो राजनीतिक गतिरोध था उसको दूर करने को लेकर के ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा करते हैं, जिसमें बोला जाता है कि सरकार जून 1948 तक पूरी तरह से सत्ता जो है भारतीयों को सौंप देगी, और मार्च 1947 में ही लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बना करके भारत भेजा जाता है, और माउंटबेटन प्लान यही कहलाता है जून 1947 में जो आता है। अब आगे माउंटबेटन भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के प्रश्न को लेकर के कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से वार्तालाप करते हैं, और यही माउंटबेटन योजना कहलाता है। माउंटबेटन ये योजना 3 जून 1947 को लाई गई थी, और सत्ता का हस्तांतरण करके और भारत और पाकिस्तान का विभाजन का ये क्या करती है, अंतिम रूप से सुझाव दे देती है। इस योजना के तहत भारत यह भी निर्धारित किया गया भारत में कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को सत्ता का हस्तांतरण करके डोमिनियन स्टेट्स का आधार पर दर्जा दे दिया जाएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इस योजना को स्वीकार कर लेते हैं, और इस प्रकार से ब्रिटिश संसद में इस योजना का कार्य रूप अंतिम रूप से जुलाई 1947 में पारित कर दिया जाता है, और भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आती है। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही
ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को एक विधेयक पेश किया जाता है और 14 दिन के भीतर ही 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के रूप में पारित कर दिया जाता है। इस अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र डोमिनियन के रूप में बांट करके और भारत को आज़ादी दे दी जाती है। ब्रिटिश क्राउन भारतीय रियासतों के प्रभुत्व को भी समाप्त कर दिया जाता है। भारत और पाकिस्तान जो दोनों पृथक पृथक वायसराय बने थे, वहां पर भारत पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय जिन्ना बनते हैं और भारत में के लिए माउंटबेटन ही रहते हैं। बाद में सी राजगोपालाचारी 1948 से लेकर के 1950 तक क्या बनते हैं, तो स्वतंत्र भारत के भारतीय वायसराय। और इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा जो आधुनिक भारत का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो वीडियो है एक आउटलाइन है। आउटलाइन कहने का मतलब आपको एक रास्ता दिखा दिया गया है, इस रास्ते पे आपको चलना है। इसका जो इन डेप्थ सीरीज है, इसका डिटेल वाला जो वीडियो है वो इस सीरीज को खत्म करने के बाद मैं फिर से लेके आऊँगा। बाकी आप लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि आप जो मास्टर वीडियो है उसको आप प्रमोट करिए। वीडियोज़ बहुत कम आ रहे हैं उसमें, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप मैसेज करें, कमेंट करें कि क्या इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।